महाराष्ट्र में एक और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे सरकार पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। महाराष्ट्र में एक साल से चल रही राजनीतिक उठापटक आज थम गई है। एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को इस पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दिया था। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकता है। हम पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट को गलत भी ठहराया। अब स्पीकर को ही शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने कहा कि सदन के स्पीकर द्वारा शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त करना अवैध फैसला था। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए। मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर हुआ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। देश की राजधानी दिल्ली में LG और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच लगातार चल रहे टकराव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार के हक में एक बड़ा निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि हम सभी जज इस बात से सहमत है कि ऐसा आगे कभी न हो। हम जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। भले ही NCTD पूर्ण राज्य न हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार है कि वो कानून बना सकता है। दरअसल ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप न करे और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PM नरसिम्हा ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश की राजधानी दिल्ली में LG और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच लगातार टकराव की खबरें आ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले दिल्ली सरकार के हक में बड़ा निर्णय सुना दिया है, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता की जीत बताया। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी, 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो LG के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, IAS अफसर से क्लास A से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता।
एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल हो गए। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस मोर्चे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा भी शुरू कर दी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 1 महीने में दूसरी बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। उनकी जन संघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर चल पड़ी है। पेपर लीक मुद्दे और करप्शन के खिलाफ 5 दिन की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। इस दौरान अजमेर में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार में करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को हमने ललकारा था, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। सचिन आज सुबह ट्रेन से अजमेर पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कहा कि ये जनसंघर्ष यात्रा जनता के बीच जाने और उनकी बात सुनने की यात्रा है। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के पोस्टर में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की फोटो नहीं है। पोस्टर में सिर्फ सोनिया गांधी की तस्वीर लगी हुई है। पायलट ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक हुए नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। पहली बार कोई आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसके तार और कहीं तक जुड़े हुए हैं। मैंने जब इस पर सवाल उठाया तो कहा गया कि कोई नेता अफसर शामिल नहीं है। जब पीपली के किसी दलाल पर बुलडोजर चल सकता है तो इस आरपीएससी मेंबर कटारा के मकान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता। दरअसल सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अब खुलकर मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई में जुट गए हैं। कहने को तो सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी आवास के तहत घर मुहैया करा रही है, लेकिन वो घर पाने के लिए गरीबों को किस तरह के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये गुजरात के वडोदरा शहर के तांदलजा में सामने आ रहा है। गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में मुख्यमंत्री ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंदों को आवास दिए गए हैं। इन आवासों के दस्तावेज तक हो गए हैं, लेकिन लाभार्थियों को घर का पोजीशन बिल्डर द्वारा अब तक नहीं दिया गया है। बिल्डर का कहना है कि वडोदरा कॉरपोरेशन ने उन्हें पैसे नहीं चुकाए हैं। ऐसे में जब तक कॉरपोरेशन उन्हें पैसे नहीं देगा तब तक घर का पोजीशन नहीं दिया जाएगा। इस मामले तांदलजा के सामाजिक कार्यकर्ता वसीम शेख की अगुवाई में लाभार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा शहर में ईडब्ल्यूएस मुख्यमंत्री आवास योजना के घर 2016-17 में अलॉट हुए थे लाभार्थियों को। उसके बाद लाभार्थियों ने कैश पैसा और लोन करा के पैसा भरा। उसके बावजूद साइट का काम नहीं हो रहा था। तो आज से 1 साल पहले मैंने खुद ने आंदोलन किया था और उस टाइम पे सिटी इंजीनियर को रजूआत करके काम चालू करवाया था। उसके बाद डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर श्री को भी आवेदन दिया था ना, फिर काम पोकल गति चालू हुआ। उसके बाद 2 महीने पहले उस टाइम के म्यूनसिपल कमिश्नर श्री बंछा निधि पानी के सामने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। मीडिया मित्रों को पता होगा।
और आंदोलन किया था, और कमिश्नर के सामने ही मैंने खुद ने दस्तावेज की कॉपी फाड़ के विरोध किया था कि ये दस्तावेज सिर्फ अपने नाम का दिया है। तो टाइम पे बंछानिधि पानीश्री ने, जो कमिश्नर है कॉरपोरेशन वडोदरा महानगर पालिका, उन्होंने आश्वासन दिया था और प्रॉमिस किया था मीडिया मित्रों के सामने कि 10 से 15 दिन में लाभार्थियों को उनके घर का पोजीशन मिलेगा। लेकिन आज 2 महीने हो गए तो अभी पोजीशन नहीं मिला। म्यूनसिपल कमिश्नर श्री की वैल्यू नहीं है इस वडोदरा शहर में, तो बाकी के अधिकारियों की वैल्यू क्या। कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर इतने पावरफुल हो गए हैं कि ये अधिकारियों को भी गोल के पी गए, इनके भी सामने तानाशाही कर रहे। और वही कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर ने ये लाभार्थियों को ऐसा बोला कि मेरा बाकी का पैसा नहीं मिलेगा तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगा और ना कोई काम करने में आएगा। तो मेरा कहना यही है म्यूनसिपल कमिश्नर श्री को कि आप अपनी पोस्ट पे हो, उसकी गरिमा है, उस गरिमा से बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के सामने कार्यवाही करो और ये साइट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे उजागर करो और उसके सामने कार्यवाही करो और लाभार्थियों को 10 से 15 दिन में इनके आवास का पोजीशन दो। अगर नहीं देंगे तो हम गांधी जी की विचारधारा में भी मांगते हैं और भगत सिंह की विचारधारा में भी मांगते हैं। आंदोलन किया था, आंदोलन करते हैं और आंदोलन करेंगे। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 13 में कम गुणवत्ता वाली सड़क बनाने पर कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरवे ने आपत्ति जताई है। અમારા વિસ્તારમાં છેલ્લા 1.5 થી 2 મહિના પહેલાં રોડની કામગીરી શરૂ થયેલી। 18 થી 20 લાખ રૂપિયાના રોડ બનાવવામાં આવ્યા હતા તમામ ગલીઓમાં।
આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે તઈના લોકોએ અમને ફોન કરીને સ્થળ પર બોલાયા. તમે જોઈ શકો કે કોઈ પણ માણસ રોડ પર ચાલી ના શકે. તમે ચાલો તો તમારી ચંપલ અંદર રહી જાય, બૂટ પહેર્યા હોય તો ચોંટી જાય, અને એ જ બૂટ લઈને લોકો પોતાના ઘરમાં જાય તો ઘરમાં બી ડાંબર થઈ ગયું છે. કોઈ ઓફિસમાં કોઈ બહારથી આવ્યા હોય, ઓફિસવાળા જાય તો પણ ડાંબર એટલું એ થઈ રહ્યું છે. અને કોઈ નાનો બાળક રમતો હોય તો એને નુકસાનદાયક, કેમ કે તમે સ્લીપર પહેરીને જાઓ, આમ પગ મૂકો તો સ્લીપર અંદર જ રહી જાય, એટલે બીજો પગ દજાય, નુકસાન થાય. એટલે અમે અગાઉ પણ એ જ રજૂઆત કરી હતી કે હલકી કક્ષાની કામગીરી કરી હોય એવું લાગે છે, કેમ તમે પગ મૂકો તો ડાંબર સાથે નીચે જે ગ્રીટ હોય એ પણ બહાર આવી જાય છે. એટલે કોઈ જાતનું યોગ્ય રીતે સુપરવિઝન નથી કરેલું, કોઈ યોગ્ય રીતે સારી રીતે કામગીરી નથી કરી, એટલે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. એટલે અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે કે આની યોગ્ય રીતે તપાસ થવી જોઈએ, આની ખરેખર વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ. કેમ કે કોઈ પણ ગલીમાં, એક ગલીને 6-7 ગલીઓ છે, એમાં 22-20 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો હોય અને 2 મહિના ના થયા હોય ને એની પરિસ્થિતિ આજે એવી છે. એટલે ખરેખર એ સીલકોટ કરવામાં બી હલકી કક્ષાની ડાંબર વાપરી હશે, અને જે કાર્પેટ કર્યું છે એના પર भी तपास થવી જોઈએ. એના લીધે કમિશ્નરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે. गुजरात के वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल की मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब का उद्घाटन राज्य के अधीक्षक सचिव मनोज अग्रवाल के हाथों किया गया है। वडोदरा की मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मेडिकल की शिक्षा प्राप्ति में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन के तहत वडोदरा की मेडिकल कॉलेज में छात्रों को आधुनिक शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए खास स्किल लैब तैयार की गई है, जिसमें छात्रों को बेसिक, कार्डियक, ट्रॉमा, लाइफ सपोर्ट की कृत्रिम मानव शरीर पर ट्रेनिंग जैसी जानकारियां दी जाएगी। विदेशों में इसी तरह की स्किल लैब की वजह से सड़क हादसे और बीमारियों से होने वाली मौत के आंकड़े काफ़ी कम होते हैं। નેશનલ મેડિકલ કમિશન એવું એક સૂચન કરેલ છે એમણે, તેમ કે બધા જ મેડિકલ કોલેજોમાં આ હોવો જોઈએ, એટલે એના ભાગરૂપે એ ચાલુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને એની સાથોસાથ જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એમના માટે એ શીખવાની વધારે નવી તકો ખોલશે, અને સ્ટુડન્ટ્સ જે છે કોલેજની અંદર જ ઘણું બધું એમને શીખવાનું શક્ય બનશે. આમાં ટેકનોલોજી જે છે, મેનેક્વિન અને મશીનો અને કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ, આ બધું જે છે એ વધશે, અને કુલ મળીને જે તમામ સ્ટુડન્ટ્સ છે એમના માટે ખૂબ સારું કામ અહીંયા આજે સંપન્ન થશે. इस लैब को बनाने के लिए नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट संस्था द्वारा 1.5 करोड़ फंड आवंटित किया गया है, जिससे डॉक्टर, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। અમે 3 ફેસિલિટીનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે. પહેલું છે VRDL લેબ, એટલે વાયરલ રિસર્ચ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક લેબોરેટરી. આ પેશન્ટ માટેની લેબોરેટરી છે. એનું નેટવર્ક છે પૂરા ઇન્ડિયામાં, અને એપિડેમિક બી થાય, મહામારી થાય તો પણ એની સાથે ટેકલ કરી શકે. કયા કયા વાયરસ એમાં થાય તો કોરોના, H3N2, સ્વાઇન ફ્લૂ, ડેન્ગ્યુ સિરોટાઇપિંગ, ચિકનગુનિયા, ઓલ વાયરસીસ, H3N2 જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે એનું, થોડા ઘણા ફીવરના કેસીસ જે આવે છે H3N2 એ બધાનું. અને પ્લસ એ ડિટેક્ટ કરે છે વાયરલ લોડ. વાયરલ લોડ એટલે શું કે કેટલું ઇન્ફેક્શન છે બોડીમાં એમ, તો એમાં ડિટેક્ટ કરે છે HIV વાયરલ લોડ, હિપેટાઇટિસ B વાયરલ લોડ, હિપેટાઇટિસ C વાયરલ લોડ. એનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે આપણને ખબર પડે સિવિયરિટી કેટલી છે પેશન્ટમાં. પેશન્ટમાં વાયરલ લોડ વધારે હોય તો સિરિયસ કન્ડિશન કહેવાય, અને જો ટ્રીટમેન્ટથી વાયરસ લોડ ઓછો થાય તો આપણને ખબર પડે કે પેશન્ટ રિકવર થઈ રહ્યું છે. બીજું એમ કે આપણી પાસે જો BSL-3 આવે તો ઇટ વિલ ડિટેક્ટ TBનું પણ એ ડિટેક્ટ કરી શકે. MDR અને XDR એટલે મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ TB જે હોય છે, અને एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB ये पण ए डिटेक्ट कर सके छे। छोटी छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच सिखाना कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये सूरत की एक घटना में सामने आया है, जहां एक छोटी सी बच्ची ने अपने आप को बलात्कारी से बचा लिया। सूरत के पांडेसरा के वड़ोद इलाके की ये घटना है, जहां बच्ची के माता पिता घर में खाना खा रहे थे और बच्ची अपने भाई के साथ बाहर खेल रही थी। उस वक्त पांडेसरा के वड़ोद इलाके में एक युवक ने बच्ची को उठा लिया, लेकिन बच्ची गुड टच और बैड टच के बारे में जानती थी। ऐसे में उसने प्रतिकार करते हुए हो हल्ला कर अपने आप को दुष्कर्म से बचा लिया।
પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનના એક રહીશ પોલીસ સ્ટેશને આવી અને ફરિયાદ કરવા આવતા તેમની રજૂઆતના આધારે તેમની રજૂઆત એવી હતી કે તેમની બાળકી 2 થી 2.5 ના સમયગાળા દરમિયાન તે નીચે રમવા જતી હતી. તે દરમિયાન દાદર ઉપરથી કોઈ અજાણ્યો ઇસમ તે બાળકી સાથે વાતચીત કરવા લાગેલ અને બાળકી તે અજાણ્યા પુરુષને ઓળખતી ન હોય, જેથી તેની સાથે બહુ વાતચીત કરતી નથી. પરંતુ જે અજાણ્યો ઇસમ છે તેમને ફોસલાવી લલચાવીને પોતાની ગોદીમાં ઉંચકી જવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. પરંતુ મહેરબાન સુરત પોલીસ કમિશનર શ્રી અજય કુમાર તોમર સાહેબ નાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેરના તમામ પોલીસ સ્ટેશનોમાં સી ટીમ દ્વારા ગુડ ટચ બેડ ટચની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, જેના આધારે આ બાળકી પણ સ્કૂલમાં જતી હોય તે સ્કૂલમાં પણ તેમને ગુડ ટચ બેડ ટચની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવેલી. જે ટ્રેનિંગના અનુસંધાને તેમણે શીખેલું કે કોઈ પણ અજાણ્યો યુવક હોય, કોઈ વાતચીત કરે અથવા તો કોઈ પ્રાણે ઉચકીને લઈ જાય, ફોસલાવે, કોઈ ચોકલેટ આપે તો એમની સાથે જવાનું નથી. તેના અનુસંધાને આ બાળકીને ઉચકવાનો પ્રયત્ન કરતા તે બાળકી તેમની સાથે ગઈ નહીં અને જોર જોરથી ચિલ્લાવા માંડી અને રડવા માંડતા યુવક ગભરાઈ જતા તેને નીચે ઉતારી દીધેલી અને બાળકે તરત જ ફટાફટ પોતાના મમ્મી પપ્પા પાસે જઈ અને તેમને રજૂઆત કરતા તેમના ફાધર પોલીસ સ્ટેશન પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન આવીને રજૂઆત કરતા તેમની ફરિયાદના આધારે ફરિયાદ લેવામાં આવેલી છે. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को खुलेआम बयान कर दिया है. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक बयान से सनसनी मच गई है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 3 भागों में बटा हुआ बताया है. उन्होंने कहा कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा के रूप में बीजेपी बट गई है. दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जनसेवा और धन सेवा को लेकर भी बड़ा आरोप लगाते हुए परिभाषित किया है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी पर तीखे हमले कर रहे हैं. वो पिछले कुछ दिनों से हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के पीछे पड़े हुए थे. अब उन्होंने एक साथ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन 3 हिस्सों में बटा हुआ है. पहला भाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाला है, जबकि दूसरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है. इसी तरह तीसरा मोर्चा नाराज भाजपा का है, जो वर्तमान परिस्थितियों से दुखी है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पहला और दूसरा भाग जनसेवा के स्थान पर धन सेवा में लगा हुआ है, जबकि नाराज भाजपा का धड़ा ही बीजेपी को सत्ता में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. गुजरात के वडोदरा की बॉर्डर पर जाम्बुआ लैंडफिल साइट पर रोजाना आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, जिस पर कांग्रेस की नगर सेविका पुष्पा वाघेला ने आवाज उठाई है. आग 15 दिन में तीसरी बार लगी है. मैं कल भी गई थी, तब भी मुझे स्थानिकों ने बताया, बाजू में ही होटल है, उन्होंने बताया 15 दिन पहले भी आग लगी थी. आज जो आग लगी है वो ज़्यादा है और ज़्यादा है. मैं कमिश्नर साहब को ही ये बोलना चाहती हूँ कि ये सही में उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो चलता है वहाँ वो हम नहीं रोकेंगे तो कल बड़ौदा सिटी का ही खराब होगा और हमें यही चिंता है. इसके लिए हम कल भी इतने धूप में भी वहाँ गए थे. लोगों की चिंता है, कॉरपोरेशन में जो टैक्स भरते हैं उन लोगों की चिंता है कि ये लोग टैक्स भरते हैं और यहाँ हाल बेहाल है. साहित्य जगत के बड़े खां माने जाते मरीज साहब के जीवन पर बना हुआ नाटक कुछ गलत बातों को पेश करता है, जिस पर मरीज साहब के परिजनों ने आपत्ति जताई है. गुजराती साहित्य और शायरी जगत का एक बड़ा नाम यानी मरीज साहब ने अनगिनत गजल और शायरियां लिखी है, जो आज भी उतनी ही जीवंत है. लेकिन उन पर बनाया गया नाटक मरीज उनके परिजनों की अनुमति के बिना बनाया गया है. इस नाटक में ऐसी कई बातों को शामिल किया गया है जो कभी मरीज की जिंदगी में घटी ही नहीं, जिसका परिजनों ने विरोध करते हुए अखबार में एक नोटिस भी दिया है और उनके वकील एडवोकेट अनिल मेहता ने आने वाले दिनों में इस मामले कार्यवाही तक की बात कही है. ये सर मरीज के वारसदारी, ये विरासत उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कुछ कानूनी नोटिस अखबार में दिलाया है, ये किस बारे में है सर? जी देखिए, ऐसा है कि कानूनन अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई भी लिटरेचर है या म्यूजिक है, कुछ भी है, ऐसा ऐसी कोई चीज है
तो उसका जो राइट रहता है ना, फर्स्ट राइट, वो क्रिएटर का रहता है जी। जो भी उसका क्रिएटर होता है उसका रहता है, और उसके डेथ के बाद उसके जो फैमिली मेंबर्स लीगल हेल्थ रहते हैं उनका रहता है। उनकी परमिशन के बगैर कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है जी। हाँ, तो इस वजह से जो भी मरीज साहब का तो बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है गुजराती साहित्य में, गजल्स में जी। और उनकी काफी गजलें और काफी शेर बहुत ही पॉपुलर है। तो वो सारा जो क्रिएशन है उसका कोई भी मिसयूज कर रहा है या कर सकता है, इसकी वजह से उसके प्रोटेक्शन के लिए परिवार ने ये नोटिस दी है। जी सर, आप किन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं इस नोटिस के बाद? देखिए, उसमें ये जो पहली नोटिस, पब्लिक नोटिस हमने दी है ना, वो जनरल पब्लिक के लिए है, सभी लोगों के लिए जी। चाहे पहले किसी ने इसका यूज किया हो या अभी करना चाहता हो या फिर आगे करना चाहता हो, उन सभी के लिए ये है। लेकिन दूसरी जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो आज हमने कंप्लीट किया है, वो ये है कि एक मुंबई का प्रोडक्शन हाउस है जी, आइडियाज अनलिमिटेड प्रोडक्शन, वो गुजराती प्लेज प्रोड्यूस भी करते हैं जी। उन्होंने मरीज के नाम पे एक ड्रामा तैयार किया हुआ है और उसके लिए कोई भी प्रायर परमिशन, रिटर्न, ओरल, कुछ भी ऐसा उनके पास कुछ नहीं है। परिवार ने ना ही उनको कोई परमिशन दी है और वो ऐसा पब्लिश कर रहे हैं कि वो बायोग्राफिकल प्ले है, यानी कि मरीज की बायोग्राफी। तो कानूनन तो उनको पहले जो स्क्रिप्ट है वो परिवारजनों को दिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, अप्रूव लेना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और उसमें पूरा मतलब उनका नाम भी यूज हो रहा है मरीज का, उनके गजल शेर भी यूज हो रहे हैं और उनकी लाइफ को जो मतलब किसी दूसरी तरह उनको दिखाया गया है जी। ये सारी चीजें जो ऑब्जेक्शनेबल है और उसी के हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आज हुआ है वो ये है कि आइडियाज अनलिमिटेड प्रोडक्शन हाउस फिर इस ड्रामे के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर सभी को हमने नोटिस दी। गुजरात के सूरत के हजीरा में गुड्स ट्रेन डाले जाने की योजना प्रस्तावित है, जिसका यहां के किसान विरोध कर रहे हैं। गुजरात के सूरत के हजीरा में तटीय इलाके में रहने वाले किसानों ने गोथाण से हजीरा तक गुड्स ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक डाले जाने का विरोध किया है। सूरत कलेक्टर कार्यालय में इन किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनकी जमीन अधिग्रहण किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि अगर उनकी जमीन छीन ली जाएगी तो उनकी रोजी रोटी मुश्किल हो जाएगी। हम लोगों ने फिलहाल हमारा जो जमीन संपन्न उनका नोटिफिकेशन बाहर पड़ा है, तो फिलहाल हम लोग कलेक्टर साहब को विरोध रजू करने के लिए आए हैं। आगे हमारे हजीरा विस्तार के दो-तीन नेता लोगों ने गुजरात के मंत्री श्री को रजूआत किया है, लेकिन फिलहाल अभी तक मंत्री श्री द्वारा कोई किसी भी प्रकार का लिखित में कोई नोटिफिकेशन बाहर नहीं पड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार विकास करे, लेकिन हमारे खेडूतों के विनाश के ऊपर हम लोग विकास नहीं चाहते। हमारे हजीरा विस्तार में काफ़ी तौर पे खूब ज़्यादा में सरकारी खालियान और 20 नंबरी ज़मीन है, तो उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके ऊपर रेलवे लेके जाए। गुजरात के पाटण में 1 करोड़ की लागत से बनाए गए विद्युत विभाग के कार्यालयों का ऊर्जा मंत्री के हाथों शुभारंभ किया गया है। उत्तर गुजरात बिजली कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में पाटण शहर 1 और पाटण शहर 2 की उप विभागीय कार्यालय द्वारा शहर में 68,757 जितने विद्युत ग्राहकों को 30 फीडर द्वारा सुचारू बिजली आपूर्ति की जाएगी। पहले बिजली से जुड़ी समस्याओं के लिए पाटण के लोगों को महसाणा तक जाना पड़ता था, लेकिन अब उप विभागीय कार्यालय पाटण में ही खुल जाने से विद्युत उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इस लोकार्पण कार्यक्रम में गुजरात के ऊर्जा मंत्री कनु देसाई उपस्थित रहे, साथ ही कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत समेत के अग्रणी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समग्र देश में गुजरात ऊर्जा क्षेत्र सौथी
આગળનું સ્થાન ધરાવતું રાજ્ય છે અને તેમાં પણ પવન ઉર્જા અને સોલાર ઉર્જામાં ગુજરાત 1 થી 2 રાજ્યોમાં આવે છે અને જ્યારે આપણે ગુજરાતના વિકાસની અને ઉર્જાની વાત કરીએ તો એની શરૂઆત માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારથી જ્યોતિગ્રામ યોજનાથી શરૂ કરી અત્યારે આપણા સમગ્ર દેશની એક RDSS સ્કીમ એટલે કે આખા આપણા જે વીજળીના સંસાધનો છે એમાં સબસ્ટેશન આવી જાય, ટ્રાન્સફોર્મર આવી જાય, વીજ લાઈનો આવી જાય, એને રિવેમ્પિંગ કરવાનું જે કામ શરૂ કર્યું છે એમાં ગુજરાતને આ વર્ષે 3,500 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી થઈ છે અને તેમાં પણ પાટણ ઉર્જા વિભાગ દ્વારા UGVCLને 3500 કરોડની ફાળવણી થઈ છે અને એમાં પાટણને લગભગ 300 કરોડની ફાળવણી આ વિસ્તારના બધા વીજ વાયરો, સબસ્ટેશનો અને ટ્રાન્સફોર્મરની જે કંઈ પણ જરૂરિયાત હશે એને પૂર્ણ કરશે અને જે આ નવી વિભાગીય કચેરી બની છે એના માટે સમગ્ર પાટણની જનતાને અભિનંદન આપું છું, પાટણ શહેરની જનતાને અભિનંદન આપું છું અને હવે પછીના આપણા ગ્રાહકોને સારામાં સારી સુવિધા UGVCL મારફત આપવામાં આવશે એવી ચોક્કસ ખાતરી સાથે મારી વાત। गुजरात के वडोदरा शहर जिला में तापमान का पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में गर्मी से परेशान लोग गर्मी से राहत पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में मई की गर्मी लोगों को हाई तौबा करवा रही है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है, जिससे वडोदरा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके के लोग भी परेशान हैं। 43 डिग्री गर्मी में तप रहे वडोदरा के शिनौर तालुका के दिवेर मढ़ी निकट नर्मदा नदी बहती है, जहां नहाने के लिए इन दिनों लोगों का जमावड़ा देखने मिल रहा है। बच्चों की स्कूलों में वैकेशन चल रहा है। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों के साथ गर्मी से राहत पाने के लिए नर्मदा नदी में नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, बढ़ती जा रही गर्मी के चलते वडोदरा जिला के अलग अलग गांव में जगह जगह ताड़फली की धूम बिक्री हो रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए ताड़फली जैसे ठंडे फल खाकर अपने आप को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।